हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने आपको अपने जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, उसमें हमने आपको क्या कोशिका के बारे में बताया था। कोशिका हमें किसने शब्द दिया, कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में हमको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके प्लीज देखिए, क्योंकि तभी आपको यहाँ का नेक्स्ट पार्ट, आपको उसके आगे का चीजें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो मैं अभी आपको ऑरिजिनल बताऊंगी, आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को जाके देखिए। आज हम कोशिका के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, आपको मैंने डायग्राम में बताया था, इस तरीके का मैंने आपको एक सेल बताया था। सेल का मैंने आपको बोला था कि सेल का कोई पर्टिकुलर फॉर्म्स नहीं होता है कि सेल सर्कुलर ही होगी या हेक्सागन ही होगी या रेक्टेंगुलर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल किसी भी फॉर्म में होता। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना मैंने आपको कल बताया था। ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको और भी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे फिल करती जाऊंगी। जैसे ही हम यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तो अभी हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। एक जो सेल होती है वो कवर्ड होती है किस लेयर से? उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इतना मैंने आपको कल बता दिया था। और एक लेयर इसके आगे भी होती है, उसको क्या हमने पढ़ा था? सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल को हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। वही हम सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करती हैं, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सेल होता है, सेल के बाहर साइड को ये प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये प्लांट्स में दोनों प्रेजेंट होती हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके साथ क्या होगा? सेल वॉल होगी। ये प्लांट में दोनों प्रेजेंट होती है। अगर हम वही एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इतना आप यहाँ पे समझ लेना। अगर हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के बारे में बात करें, किसने हमें बताया था डिस्कवरी? अगर हम इसकी बोलें तो एक साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन करके। सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने टर्म दिया था इसको सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके आपको दिख जाए, तो आप लोग ये मत सोचना ये नया टर्म्स कहाँ से आए। सेल कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। इन्होंने फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, किसको डिटरमाइन करने के लिए? सेल मेम्ब्रेन को डिटरमाइन करने के लिए। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। हमारी सेल को प्रोटेक्शन करने का काम होता है। ये हमारी सेल को संरक्षण करती है। ठीक है, हमारी जो सेल है उसको संरक्षण करती है किससे? कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ना आ जाए, कोई हार्मफुल विषाणु ना आ जाए, या जीवाणु उसको रिएक्ट ना कर दे, इसलिए वो उससे क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, संरक्षण का काम। तो यहाँ पे क्लियर हो गया सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। ये न्यूक्लियस के बाहर सतह पे प्रेजेंट होती है।
एक झिल्ली रूपी संरचना होती है इसकी, झिल्ली की तरह ये बनी हुई होती है। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। किसके लिए? कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस सेल को, हमारी सेल को हार्म ना पहुंचा दे। तो वो क्या काम करती है? संरक्षण करती है। सिंगर और लिकॉन्शन ने हमें क्या बताया था? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। तो आप ये यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है? हमारे सेल को जब हम देखते हैं तो सेल में क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या काम करता है? न्यूक्लियस का टर्म किसने दिया? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक हमारा न्यूक्लियस। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्रक को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि ये हमारी सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सारी एक्टिविटी को काम करता है, हमारे बोलने को या हम कोई भी वर्क करते हैं, सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? ब्रेन के पास। वैसे ही इसका सारा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। इसलिए उसको क्या बोला गया? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हमें किसने बताया था? अगर हम साइंटिस्ट पूछे न्यूक्लियस किसने दिया था, केंद्रक शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन करके साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1833 में हमें न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था। यहाँ पे जो साइंटिस्ट मैं आपको बता रही हूँ सन के साथ आप उनको याद करना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1833 में उन्होंने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था। स्वीडन एंड स्वान ने सेल्स के बारे में, लिविंग सेल्स के बारे में हमें कब बताया था? 1838 से 1839 में। तो उन्होंने इससे पहले ही न्यूक्लियस को बता दिया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस को उन्होंने उससे पहले बता दिया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये न्यूक्लियस है, उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है? क्या चीज भरी रहती है? धागेनुमा संरचना होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन होता है। डीएनए एंड प्रोटीन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बाद में ये क्रोमैटिन फॉर्म्ड करके क्या बना लेता है? क्रोमैटिन हिंदी में क्या बोलेंगे? धागा। ठीक है, धागे की तरह होता है। क्रोमैटिन क्या बना लेता है? क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणसूत्र। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए और प्रोटीन बनाता है। डीएनए में क्या होता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आगे फॉर्म करके क्या बना लेता है? हम गुणसूत्र बना लेता है, क्रोमोसोम्स बना लेता है। ठीक है, तो डीएनए का खोज और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। यहाँ पे डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए और प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म हो गया। क्रोमोसोम्स किससे बनता है? क्रोमैटिन से। अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मैं आपको विभाजन पढ़ाऊंगी कोशिका का, तो उसमें मैं चीज क्लियर कर दूंगी क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। हमने आपको बताया था ये जो न्यूक्लियस होता है उससे एक सेल फॉर्म्ड होती है। ठीक है, इस तरह की एक सेल्स फॉर्म होती है। न्यूक्लियस खुद से ही जनरेट करता है सेल को। तो वो क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो न्यूक्लियस से सेल डीजनरेट होके बन रही है, जो एक झिल्ली टाइप की बन रही है, न्यूक्लियस बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतद्रव्य झिल्ली।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःद्रव्यी झिल्ली। अंतःद्रव्यी झिल्ली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जब डिजनरेट करेगा तो एक झिल्ली टाइप का संरचना बना लेगा, उसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आपको ये प्लेन दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेन है, इसकी साइड्स पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर मतलब राइबोसोम्स को लगा दिया इस तरीके से, राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, राइबोसोम्स यहाँ पे जुड़ गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका फंक्शन क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे जिसकी साइड पे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम साइड्स में प्रेजेंट होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन चीजों का सिंथेसिस करेगा, किन किन चीजों का स्टोरेज करेगा? तो वो जो मिनरल्स हो गए, ये विटामिन्स हो गए, इन चीजों का स्टोरेज कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो किन चीजों का करेगा? लिपिड हो गया और क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। तो वो किन दो चीजों का करेगा? लिपिड का करेगा और कार्बोहाइड्रेट का करेगा। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका करेगा? मिनरल्स का करेगा और किसका करेगा? विटामिन्स का करेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया। अंतःद्रव्यी झिल्ली बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करना, मटेरियल को स्टोरेज करना इसका काम होता है। क्या काम होता है? जो भी मटेरियल है उसको स्टोरेज करने का काम, मटेरियल को स्टोरेज करने का ये काम करता है। ठीक है, आप इतना ये नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस में एक पॉइंट समझ लीजिए। न्यूक्लियस है, अभी यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैंने ये न्यूक्लियस हटा दिया, अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है, अगर केंद्रक नहीं है सेल में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये चीजें याद रखना। यूकैरियोटिक सेल को ही हम क्या बोलते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस। कभी कभी ऑप्शन में आपको यूकैरियोटिक ना देके वो फॉल्स न्यूक्लियस दे देंगे, तो उसका भी मतलब यूकैरियोटिक सेल ही होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना फॉल्स न्यूक्लियस देख के। आगे इसमें फिर इसमें एक कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहीं से लग के क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है? एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो साइंटिस्ट थे अल्टमान करके। अल्टमान एक साइंटिस्ट थे अल्टमान, उन्होंने 1896 में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। बट उन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म्स दिया था वो उन्होंने क्या दिया था? बायोप्लास्ट। उन्होंने बायोप्लास्ट से
डिनोट किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। उन्होंने बायोप्लास्ट बोला था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता, पावर हाउस ऑफ सेल। ये पावर हाउस ऑफ कैसे? एनर्जी का सिंथेसिस करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते, एनर्जी करेंसी। एटीपी का सिंथेसिस आपसे पूछ लेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का सिंथेसिस करता है, लेकिन वो कहाँ पे करता है? सिंथेसिस जो वो करता है एटीपी का, वो किस साइड पे करता है? तो इसमें जो क्रस्टी मौजूद होती है ना, जो क्रस्टी वहां के कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में, याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में वो एनर्जी को फॉर्म करेगी। क्या करेगी? एटीपी का सिंथेसिस करती है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एटीपी का सिंथेसिस जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो पर्टिकुलर कहाँ करता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में वो एटीपी का सिंथेसिस करता है। इसीलिए जब वो इतना सारा एनर्जी बना रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। और उसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आरएनए मौजूद होता है, आरएनए की अगर हम बात करें तो 80S आरएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, 80S आरएनए प्रेजेंट होता है। ये डबल बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ये आप याद रखना। डबल बाउंड ऑर्गेनेल बोला तो क्या? दोहरी झिल्ली का होता है, दोहरी झिल्ली से बना हुआ ये ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारा सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अल्टमान करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था, 1896 में इन्होंने हमें बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और क्या इन्होंने टर्म्स दिया था? बायोप्लास्ट करके इन्होंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? बायोप्लास्ट। अभी इसमें और भी ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस देख लेंगे, जो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक, ठीक है, डिफरेंसेस देखेंगे दोनों में। जो हमारा प्रोकैरियोटिक होगा वो एक झिल्ली का बना होगा, यूकैरियोटिक होगा वो दोहरी झिल्ली का बना होगा। डबल बाउंडेड ऑर्गेनल जितने भी होंगे वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। अब दोहरी झिल्ली का, अब अगर न्यूक्लियस की बात करें, हम न्यूक्लियस को लें तो न्यूक्लियस में मैंने आपको क्या बताया? डीएनए, ठीक है। तो जो डीएनए होता है इसमें सिंगल फॉर्म्ड डीएनए होता है, सिंगल फॉर्म्ड डीएनए होगा। इसमें क्या होगा? वेल फॉर्म्ड डीएनए होगा, जैसे कि दोहरी झिल्ली का डीएनए होता है वेल फॉर्म्ड डीएनए, वो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें समसूत्री अर्धसूत्री के द्वारा ये फॉर्मेशन करेगा यूकैरियोटिक में, और इसमें क्या करेगा? एक सूत्री के द्वारा ही ये विभाजन करेगा। यहाँ पे समसूत्री अर्धसूत्री दोनों के द्वारा ये विभाजन करेगा यूकैरियोटिक में, यहाँ पे समसूत्री के द्वारा ही, एक सूत्री के द्वारा ही विभाजन करेगा। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, अब्सेंट किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? अब्सेंट होगा, और इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम अगर हम इसमें बात करें गोल्जी बॉडीज का,
गोल्जी बॉडीज जो अभी हम पढ़ेंगे आगे वो इसमें एब्सेंट होंगी, इसमें क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में 70s आरएनए होगा, जितनी भी प्रोकैरियोटिक की सेल्स होंगी, और यूकैरियोटिक की अगर हम बात करेंगे तो 80s आरएनए होगा। ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप इजीली टिक कर लोगे। आप ये भी नोट कर लेना कॉपी में, कुछ पॉइंटों के बेसिस पे डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जितनी भी दोहरी झिल्ली के ऑर्गेनल्स हैं वो सब प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। ठीक है। डीएनए भी है जो सिंगल फॉर्म्ड है, यहाँ पे वो वहां पे क्या है, डबल फॉर्म्ड है। अभी हमारे आगे के जितने भी ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, प्लास्टिड हो गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे उनको। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।